क्लास 11th। अब हम लोग इसका आज लास्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 4। इसमें वी विल सी कि विमेन उस टाइम पर जो थी उनकी क्या एस्पिरेशंस थी, क्या उनकी पोजीशन थी सोसाइटी में। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें होती थी। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो सबसे पहले आप वहाँ पर ग्रुप्स में जो डिवाइड होता है सोशल क्लास, आपको पता है कि एवरी सोसाइटी हैज़ अ सोशल क्लासेस डिफरेंसेस, है ना। सोशल क्लास का डिफरेंस होगा। एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ होंगी जो आपकी रूलिंग क्लास होगा, एंड साथ ही साथ अदर विल बी द नॉर्मल पब्लिक सिटीजन्स, जिसमें यू विल हैव सम मर्चेंट्स, आर्टिस्ट एंड इस तरीके के लोग। तो आप इसमें देखोगे कि जो एरिस्टोक्रेटिक विमेन की लाइफ थी, उस लाइफ में दे वर नॉट द डिसीजन मेकर्स। जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की जो लाइफ होगी उसमें जो विमेन होंगी, दे आर नॉट एरिस्टोक्रेटिक, सॉरी, दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स। उसमें मेन विल टेक डिसीजंस, है ना। तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ की जब हम बात करते हैं, तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ में मेन टेक डिसीजन, विमेन आर हाउस होल्ड, क्या कहते हैं, चलाने वाली। तो उनको हाउस वाइफ्स हैं काइंड ऑफ। तो वो लोग घर को, चीज़ों को मेंटेन करेंगी, है ना। जो वहाँ पर सर्वेंट्स होंगे उनको ओवरसी करना कि किस तरीके से कौन क्या काम कर रहा है। बिकॉज जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ में है तो वो ड्यूक्स हैं, है ना, ड्यूक्स हैं, बैरन्स हैं, ये सारे लोग हैं। तो इनके पास दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो दे वांट विमेन टू स्टे इनसाइड द हाउस एंड लुक आफ्टर द फैमिलीज। बट जब आप देखोगे कि जैसे इसमें क्या होगा कि विमेन आर फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, रिच फैमिलीज, है ना। जो विमेन होंगी वो भी तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करती होंगी जब उनकी शादी किसी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुई है, ठीक है। तो दे आर पेइंग डाउरीज, दहेज देना, है ना, डाउरी पे करती हैं। डाउरी इज पेड बाय विमेन्स फैमिलीज। स्टिल women don't get a say, in decision making। तो कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से और बाकी चीज़ों की वजह से, तो विमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, डोंट गेट अ से इन डिसीजन मेकिंग। तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इवन दो उनका ही डाउरी का पैसा यूज़ करके द एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज हैव सेटअप देयर बिजनेसेस। तो आप देखोगे ऑफन जो शादी होंगी ये सारी, ये अलायंस बनाएंगी, है ना, अलायंस बनाएंगी। क्यों? दो पावरफुल फैमिलीज़ हैं, वो लोग आपस में बच्चों की शादी कर देंगे, सो दैट दीज फैमिलीज कैन यूनाइट देयर रिसोर्सेज, यूनाइट देयर पावर एंड वेल्थ, और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकें उस रीजन में। और अगर जो लोग की डॉटर्स की डाउरी अरेंज नहीं हो पाती थी प्रॉपर, तो वहाँ पर विमेन को, जो वहाँ पे जिनकी शादी होनी होती थी, उनको चर्च भेज दिया जाता था टू बिकम अ नन, ताकि आप जाकर नन की लाइफ जियो। अगर नो प्रॉपर डाउरी इज अरेंज्ड, है ना, नो प्रॉपर डाउरी इज अरेंज्ड, तो क्या होगा कि उसमें विमेन आर सेंट टू लिव इन चर्च, टू लिव अ लाइफ ऑफ नन। विमेन आर सेंट टू लिव अ लाइफ ऑफ नन। तो नन की तरह वहाँ जाकर कॉन्वेंट में रहना और एक एसेटिक लाइफ उनको जीने के लिए बोला जाता था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से विमेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज एंड रिच फैमिलीज में। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखोगे मर्चेंट्स की जब यहाँ पर बात होती है, जो फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स होंगे वहाँ पर दे हैव इम्पॉर्टेंट पोजिशंस, है ना। विमेन आर इम्पॉर्टेंट मर्चेंट में। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बेटा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, मर्चेंट्स का काम था ट्रेड करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वेंट आउट ऑफ द हाउस, दे वेंट आउट ऑफ द रीजन, कंट्री, दूसरी कंट्री जाना, नई प्लेसेस को जाना। तो जब वो लोग जाते थे तो जो बिजनेस होता था, जो चीज़ें होती थी, जिस चीज़ का ट्रेड चल रहा होता था, तो विमेन वर सपोज टू लुक आफ्टर दैट ट्रेड। विमेन को वो चीज़ को देखना पड़ता था इन द एब्सेंस ऑफ देयर हस्बैंड। जैसे आप समझिए कि अगर किसी की, मान लेते हैं एक शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो अगर वो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो ओनर डेली वहाँ बैठता है, इफ़ वन डे और फॉर 2 days उसको बाहर जाना पड़ेगा,
तो उसकी फैमिली की वाइफ, उसमें बच्चे, वही लोग को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और दे विल लुक आफ्टर दैट शॉप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शॉप बंद कर देंगे जितने दिन के लिए वो बाहर गए हैं। तो इस तरीके से क्या होता था कि मर्चेंट फैमिलीज़ में आप देखोगे कि इन लोगों का इम्पोर्टेंस थी विमेन की, और साथ ही साथ ये लोग जो है बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से देखते थे जब मेल मेंबर्स बाहर जाते थे वर्क करने के लिए। फिर आप इसमें देखोगे कि कुछ कुछ विमेन थी जो बहुत एजुकेटेड थी और क्रिएटिव एंड सेंसिटिव अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। तो यहाँ पर उनको एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंस पता था। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर विमेन को भी पढ़ाई के लिए इनकरेज करती थी विमेन आपस में, और दे वर इनकरेज्ड सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से। क्योंकि आप यहाँ पर एक इन्होंने बात लिखी, कैसेंड्रा फिडेल ने, विनीशियन थी, विनिस की थी, विनीशियन थी कैसेंड्रा फिडेल। तो इन्होंने एक बात लिखी है कि ये भी एक विमेन राइटर थी कि इवन दो विमेन वर एजुकेटेड, उनको क्या कहते हैं, पढ़ना आता था, चीज़ें करनी आती थी, स्टिल उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं था, ना ही उनकी डिग्निटी थी कि हाँ ये पढ़ी लिखी है, शी इज़ एजुकेटेड, शी इज़ क्या कहते हैं, क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल, बट स्टिल उनकी वो डिग्निटी नहीं थी जो एक नॉर्मल मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी की थी। तो इस तरीके से आप देखोगे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहते थे। और इन लोगों ने कहा इसके बावजूद, बिसाइड्स दिस, स्टिल women wanted to learn and still women wanted to be educated in the field of humanist perspective, कि उनको था कि हम पढ़ें और हम अपनी चीज़ों को अच्छे से कंटिन्यू करें, और वी शुड गेट एजुकेटेड, वी शुड गेट अ प्रॉपर एजुकेशन सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन आवरसेल्व्स, और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को डिसीजन ले पाएँ बेटर तरीके से। इस तरीके का इनका कहना था कि सब एजुकेशन है, सब कुछ पॉसिबल है, बट स्टिल विमेन को वो डिग्निटी नहीं है जो एक नॉर्मल मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी को है। फिर आप देखोगे कि जो फिडेल थी वो प्रोफिशिएंट थी, मतलब काफ़ी नॉलेज थी उनको ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में, और साथ ही साथ उनको लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ में। तो अब आप देखिए यहाँ पर कुछ विमेन हैं जिनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि दो लैंग्वेजेस उनको अच्छे से आती हैं, ग्रीक एंड लैटिन बहुत अच्छे से, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस ये लोग कंसीडर करते थे कि ये लोग क्लासिक लैंग्वेज बिलोंग करती है कैटेगरी, ग्रीक एंड लैटिन। साथ ही साथ शी वॉज कॉल्ड फॉर गिविंग लेक्चर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ। तो आप देखते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पैजुआ में इनको बुलाया जाता है। फिर आप देखोगे कि इन्होंने अपनी राइटिंग से एक जनरल रिगार्ड लोगों के लिए लाए कि विमेन को पब्लिक में क्रिटिसाइज किया जाता था, है ना, कि ये लोग इक्वल नहीं है विमेन मेन के, इस तरीके की बातें सोसाइटी में होती थी। तो आप देखो कि जो फिडेल की राइटिंग थी इसमें ये क्रिटिसाइज करती हैं रिपब्लिक को। रिपब्लिक आपको मैं बता चुका हूँ जहाँ का लीडर इलेक्टेड बाय पीपल होगा। तो रिपब्लिक में यहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, स्टिल विमेन वर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल एज अ मैन। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि जो एक फ्रीडम की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि उस लिमिटेशंस में मेन आर प्रेफर्ड ओवर विमेन। तो जो फ्रीडम है कि बोला जाता है फ्रीडम सबको है, फ्रीडम एवरी सिटीजन हैज़ अ फ्रीडम टू डू थिंग्स एज ही और शी लाइक्स, बट स्टिल मेन आर प्रेफर्ड ओवर विमेन इन डिसीजन मेकिंग, इन फ्रीडम, है ना। इस तरीके की बातें इन्होंने बताई। फिर आप देखोगे एक अनदर आपको वुमेन का यहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा, मार्चेसा ऑफ मैंटोआ। ठीक है, मार्चेसा ऑफ मैंटोआ इजाबेला डिएस्ट। तो मार्चेसा क्या है कि ये एक, जैसे आपको पता होगा कि ड्यूक होते हैं, है ना, ड्यूक एंड डचेस, बैरन एंड बैरनेस, उस तरीके से मार्चेसा जो थी ये ड्यूक बैरन वाले में नीचे कैटेगरी में आता है। इनके हस्बैंड वहाँ पर एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे थे, और इसका टर्म एक होता है मार्चेस होता है जो मेल टर्म यूज़ होता है। तो वो लोग एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते थे, तो उनकी वाइफ को बोलते हैं मार्चेसा। तो मार्चेसा ऑफ मैंटोआ जो थी इजाबेला डिएस्ट, उन्होंने भी अपनी स्टेट को रूल किया, है ना, जहाँ पर उनके हस्बैंड का रूल था फ्यूडल लॉर्ड्स के टाइप में। और जब वो एब्सेंट होते थे, व्हेन ही वाज नॉट इन कोर्ट, तो मार्चेसा ऑफ मैंटोआ ने उस स्टेट को बहुत ही इंटेलेक्चुअली, बहुत ही कैपेबिलिटी के साथ उसको रूल किया, और फेमस हो गई फॉर हर इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। मतलब इतने अच्छे तरीके से रूल किया, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया,
दैट शी बिकेम फेमस फॉर हर रूलिंग एबिलिटी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ वीमेन ऐसी भी हैं कि जो अपार्ट फ्रॉम सोसाइटीज रिस्ट्रिक्शन, अपार्ट फ्रॉम इतनी सारी डिफरेंसेस इन मेन एंड वेमेन जो सोसाइटी में चल रहे हैं, स्टिल दे गेट टू मैनेज थिंग्स एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन लोगों ने उस टाइम पर यही चीज़ें करी कि विमेन के पास भी कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है टू रूल थिंग्स, टू मेक डिसीजंस विच आर गुड फॉर ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट एंड अफेक्टेड बाय दोज रीजंस। इस तरीके की बातें इन लोगों ने करी। फिर आप देखोगे डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। अब इसमें आपको मिलेगा कि अब आप यहाँ पर देखोगे कि डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी में होता है कि जैसे ट्रेड एंड ट्रैवल ने क्या किया या फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ने क्या किया कि कई सारे लिंक बना दिए एक रीजन से दूसरे रीजन में। जैसे अगर आपका ये एक रीजन है, ठीक है, ये आपका एक रीजन है और ये एक दूसरा रीजन है, तो अगर ये दोनों रीजन पे कनेक्शन है थ्रू डिप्लोमेटिक टू ट्रेड रिलेशन से, या फिर इस रीजन ने इसको जो है कनेक्ट किया है थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट या फिर ओवरटेक कर लिया, तो आप देखोगे कल्चरल का इंटरमिक्सिंग होती है। इस तरीके से नए आइडियाज़ एक दूसरे के पास फ्लो होते हैं और जो लोग होते हैं एजुकेटेड एंड वेल्दी लोग, वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को सीखते हैं, अपनी चीज़ों को वहाँ ले जाते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और कल्चरल का एक्सचेंजेस होता है। इस तरीके से धीरे धीरे जो है नए आइडियाज़ का डेवलपमेंट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो इकोनॉमिकली वेल्दी और रिच लोग होते हैं या फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो करते हैं मिलिट्री लीडर्स, क्योंकि दे आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर रीजन जो जहाँ पर नया रीजन उनके लिए है, तो उस नए रीजन में अपने पर्सपेक्टिव लेकर जाएंगे और उनका पर्सपेक्टिव सीखेंगे। तो आप देखोगे नए आइडियाज़ का बर्थ होता है। बट ये जो नए आइडियाज़ हैं ये जनरली ऑर्डनरी पीपल के पास नहीं जाते हैं, बिकॉज ऑर्डनरी पीपल के कैनॉट कनेक्ट विद ईच अदर, और वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे दैट दे कैन अंडरस्टैंड दीज आइडियाज़ वेरी वेल। साथ ही साथ आप देखोगे इसमें कि जब ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव का स्टार्टिंग होती है, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव से, तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव अट्रैक्ट्स मेनी फॉलोअर्स ऑफ द चर्च। वो लोग कहते हैं कि चर्च के कई सारे फॉलोअर्स होते हैं कि हाँ, हमको इस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए, और वो लोग फिर क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को पढ़ने लगते हैं अलॉन्ग विद क्रिश्चियन लिटरेचर जो उनका रिलीजियस लिटरेचर था। देन दे ड्रॉ कंपैरिजन, देन दे ड्रॉ, है ना, देन दे डिड्यूस पॉइंट्स कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया जा रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में और किस तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके से जब एक कंप्लीट होलिस्टिक स्टडी होती है टॉपिक्स की, देन दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ह्यूमैनिज्म, और वो कहते हैं कि अब जो क्रिश्चियंस से कंपेयर करते हैं, जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी चली आ रही थी, जो चर्च ने अपना इम्पोजिशन कर रखा था एक्स्ट्रा रूल्स का, उसके लिए दे से कि दीज इलैबोरेट रिचुअल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी रिचुअल्स की हमको कोई नीड नहीं है, हमको एक सिंपल रिलीजन चाहिए जिसमें वी कैन कनेक्ट विद गॉड एंड वी कैन डू थिंग्स वी लाइक एज वेल। मतलब ऐसा नहीं कि गॉड ने अगर हमको डिनाई किया है कि वी कैनॉट गेट प्लेजरेबल फीलिंग्स या फिर वी कैनॉट एक्वायर वेल्थ, ऐसी चीज़ें गलत है, बिकॉज गॉड कैनॉट से सो। अब हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ एक सिंपल सा मीनिंग होना चाहिए, सो कि दैट चर्च इज़ द वे टू कनेक्ट विद गॉड इन अ सिंपलर टर्म्स। कोई इलैबोरेट रिचुअल्स नहीं कि आपको जो है गॉड के लिए ये सारी चीज़ें ऑफर करनी पड़ेंगी, इस तरीके की लाइफ जीनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन रीच विद गॉड। आप देखो ये सिमिलर पैटर्न ड्रॉ होता है इसी से पहले, ये तो आपकी 15th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप 1400s में आप देखो सिमिलर चीज़ें होती हैं 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक आपके इंडिया में। जब हम भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो भक्ति ट्रेडिशन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि इलैबोरेट रिचुअल्स और नहीं होना है, बेसिक चीज़ों से आप बताइए कि कैसे वी कैन कनेक्ट विद गॉड। इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। साथ ही साथ फिलोसफर्स बोलते हैं कि गॉड ने हम लोगों को क्रिएट किया है, साथ ही साथ गॉड ने कहा है कि गॉड हैज़ नॉट कंपेल्ड अस कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जियो। गॉड ने कहा है कि यू कैन लिव लाइफ फ्रीली अकॉर्डिंग टू योर ओन विश इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब इसका ये है कि जब ये लोग ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कहते हैं कि गॉड ने सबको बनाया, बिल्कुल सही बनाया, बट गॉड ने कभी भी ये नहीं कहा कि दैट पर्सन कैन नॉट इन्जॉय दिस लाइफ, या फिर उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहना पड़ेगा। क्योंकि गॉड ने अगर ये सारी चीज़ें बनाई हैं हम लोगों के लिए और हमें बनाया है, दैट मीन्स कि ही वॉन्ट्स अस टू इन्जॉय दीज
थिंग्स एंड अपनी हैप्पीनेस को परसू करें और उसको अचीव करें। जैसे और एक और बात आप देखोगे कि इस टाइम पर क्या होता था कि चर्च ने भी जो रिलीजन से ओवरटेक कर रखा था, चर्च बिकेम ग्रीडी। अब यहाँ पर ये कैसे ग्रीडी, देखिए सबसे बड़ी एग्जांपल क्या होता था, यहाँ पर जो चर्च की क्लेरगी होती थी ना, जो लोअर ऑफिशियल्स ऑफ चर्च होते थे, पास्टर, फादर, इस तरीके के लोग, ये लोग क्या करते थे, थोड़ा ग्रीडी हो गए थे। कैसे कि ये लोग कहते थे कि वी आर इशूइंग यू अ लेटर जो आप खरीद लोगे और उसके बाद आप कोई काम करोगे तो यू विल बी फ्री फ्रॉम सिन। इसका नाम इन लोगों ने दिया इंडल्जेंसेस, है ना। इंडल्ज करना मतलब जैसे अगर बोला जाए कि किसी से चर्च ने कहा है कि यू कैन नॉट ड्रिंक वाइन, ठीक है, चर्च ने कहा है वाइन नहीं, तो अगर किसी ने वाइन पी लिया और तो क्या होता था, ये जाते थे कन्फेस करने पास्टर के पास, फादर के पास कि आई हैव कमिटेड अ सिन, इस तरीके की बातें करने के लिए। तो क्या होगा कि चर्च वहाँ पर जो क्लर्गी होगी वो उस पर्सन से कहेंगे कि ठीक है, क्लर्गी विल सेल अ पेपर या नोटरी, है ना, एक पेपर में लिख के दे देंगे कि इसको आप हमसे खरीद लोगे तो आप, ये भगवान की तरफ से एक मैसेज है कि आप सिन से फ्री हो गए, आपने वाइन कंज्यूम कर ली, कोई बात नहीं, आप इस पेपर को खरीद लो तो आप सिन से फ्री हो गए। तो ये चीज़ बहुत गलत थी क्योंकि ये ग्रीड नेचर शो करता था, ग्रेडी नेचर। अब आप ये बताओ, अगर कोई पेपर आप खरीद लोगे, कोई चीज़ कर लोगे, तो डू यू थिंक कि यू आर फ्री फ्रॉम योर सिन? क्योंकि आपने जब जो सिन किया है वो किसी पेपर को खरीदने से, किसी चीज़ को खरीदने से नहीं हटेगा। सेम चीज़ ये है कि जैसे आपको लोग बेवकूफ़ बनाने आते हैं कि जब आप कहीं जाते हो, तो मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, कहीं जाते हो, तो सम पीपल विल कम टू यू एंड से कि आप अरे प्रसाद ले लीजिए, मना नहीं किया जाता है प्रसाद को, इस तरीके की चीज़ें, पाप चढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज थिंग्स डज नॉट रिक्वायर क्या कहते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट। बिकॉज इस तरीके से अगर पाप नहीं चढ़ेगा और पाप चढ़ जाएगा तो फिर तो भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं उनका कोई मतलब नहीं रहा, आपके कर्मों का, आपके गुड डीड्स का कोई फिर एक्चुअल इम्पोर्टेंस रही ही नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम हो रहा था कि ये लोग इस तरीके के पेपर्स को बेचते थे सो दैट दे कैन अर्न मनी, और लोगों को बेवकूफ़ बना सके कि हाँ उनको सिन से फ्री कर दिया है, इस तरीके की चीज़ें चलती थी। फिर साथ ही साथ क्या होता था कि डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन, है ना, कॉन्स्टेंटीन, ये लोग कहते थे कि डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन में लिखा है ये चीज़ करने के लिए कि अगर आप डोनेशन कर दोगे तो ये काइंड ऑफ डोनेशन ही तो था कि आप डोनेशन कर दोगे तो आप सिन से फ्री हो गए। कि आपने किसी का क्या कहते हैं वेल्थ छीन ली, किसी से प्रॉपर्टी छीन ली और आपने जाके चर्च में डोनेट कर दिया तो उसका कुछ परसेंट, तो यू आर फ्री फ्रॉम सिन कि आपने किसी से स्टील किया था। ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं। इस तरीके से ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे सो दैट दे कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। फिर आप देखोगे कि साथ ही साथ इसमें क्या होगा कि एक यंग जर्मन मंक थे मार्टिन लूथर, वो कैथलिक चर्च के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया कि प्रीस्ट्स कैन नॉट इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड। अगर किसी ने कहा है कि हमको भगवान से कनेक्ट होना है तो प्रीस्ट के पास जाता था, तो प्रीस्ट क्या कहते थे कि ठीक है हम आपके लिए भगवान से कनेक्ट आपका कर देंगे कनेक्शन, और आप इस तरीके का कुछ पेमेंट कर दो, डोनेशन कर दो। तो उसने, मार्टिन लूथर ने कहा कि नहीं, प्रीस्ट कैन नॉट एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट विद गॉड फॉर अ पर्सन। और मार्टिन लूथर ने बोला कि आपको भगवान से कनेक्ट होना है तो आपको सिर्फ एक फेथ रखना है भगवान में, वो फेथ आपको खुद गाइड कर देगा किस तरीके से आप राइट पाथ पे चलो, किस तरीके से अपनी लाइफ सही तरीके से जियो और भगवान से आप कनेक्ट हो सकते हो। सेम चीज़ आप भक्ति मूवमेंट में भी इंडिया में देखोगे। तो यहीं से भक्ति मूवमेंट में भी जो चीज़ें पहले हो चुकी थी सेम चीज़ें आप देखते हो यहाँ पर भी रेनेसां में हो रहा है कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एलैबोरेट रिचुअल, यू डू नॉट रिक्वायर अ प्रीस्ट। आप अपने ऊपर फेथ रखो, भगवान पे डिवोशन करो, यू विल कनेक्ट विद गॉड। फिर आप देखोगे मार्टिन लूथर के आइडियाज़ से वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में अल्रिक ज़ुइंगली ने प्रमोट किया उनके आइडियाज़ को, और यॉन कैल्विन। साथ ही साथ मर्चेंट्स में भी एक ग्रेटर अपील थी कि हम जो है चर्च को पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि चर्च भी कहीं ना कहीं मनी एक्सट्रैक्ट करता था जिससे मर्चेंट्स का लॉस होता था। बिकॉज
मर्चेंट्स को भी पैसा अपना बचाना है, पैसा उनको कमाना है, और चर्च टैक्स के फॉर्म में, अलग चीज़ों के फॉर्म में पैसा उनसे एक्सट्रैक्ट करता था। तो मर्चेंट्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए कि येस, वी डू नॉट रिक्वायर प्रीस्ट और चर्च टू कनेक्ट विद गॉड। हम लोग अगर खुद पे फेथ रखते हैं तो वी कैन कनेक्ट विद गॉड। फिर आप देखोगे कि अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक एना बैप्टिस्ट, वो ज़्यादा रेडिकल हो जाएंगे, है ना। वो सैल्वेशन के आइडिया को बोलेंगे कि एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन, और वो कहेंगे कि भगवान ने सबको जब इक्वल बनाया है तो हमको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और अपने प्रीस्ट हम खुद चूज़ करेंगे कि कौन हमको लीड करेगा, कौन हमारे लिए चर्च का वो बनेगा, क्या कहते हैं, हेड। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बात करी। जो आपके एना बैप्टिस्ट थे, जो जर्मन रिफॉर्मर्स थे, वो ज़्यादा ही रैडिकल थे। तो उनका सिर्फ एक आइडिया था कि ये सारी चीज़ों को, सैल्वेशन अगर हमको अचीव करना है तो हमको सारे तरीके के जो सोशल ऑपरेशन है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन है, उन चीज़ों को एंड करना पड़ेगा। उन चीज़ों को एंड करने के लिए चर्च से हमें कई ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। चर्च हमको रूल करता है बाय इम्पोजिंग टैक्सेस, तो हमको वो टैक्स को पे नहीं करना है। साथ ही साथ वी शुड हैव द राइट टू चूज़ आवर ओन प्रीस्ट, कि कौन हमारा प्रीस्ट होगा, इसको हम चूज़ करेंगे। तो इस तरीके की बातों को लोगों ने समझा और उनको अच्छी लगी सारी बातें। फिर इसी तरीके की बातें आप देखते हो कि फ्रांस में भी होती हैं। फ्रांस में क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, ये जो प्रोटेस्टेंट्स आपका यहाँ पे मेंशन है, ये लोग भी एक तरीके से अपना स्टार्ट कर देते हैं क्लेम कि हमको भी यहाँ पर कैथोलिक रूलर्स ने पर्सिक्यूशन करना स्टार्ट किया है, ऑपरेसिव रूलर है हमारा, तो वी शुड ऑल्सो हैव अ राइट टू चूज़ आवर ओन रूलर। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ एना बैप्टिस्ट्स कि हमारे पास राइट होना चाहिए खुद के प्रीस्ट चूज़ करने का, फ्रांस में भी ये लोग कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं दैट वी हैव अ कैथोलिक रूलर जो अप्रेसिव है, जो एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको भी हटाने का हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, एंड वी पीपल शुड हैव ऑप्शन टू चूज़ आवर ओन रूलर। फिर आप इंग्लैंड में देखोगे, इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में जो वहाँ पर रूलर्स होते हैं वो चर्च से सारे कनेक्शन एंड कर देते हैं कि चर्च सेपरेट है और किंग और क्वीन उसके टॉप पर है, नो बडी इज़ अबव किंग एंड क्वीन। और उसके बाद से चर्च में का जो हेड होगा ना, वो भी किंग और क्वीन होगा, और पोप वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रखेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि पोप क्या होता है कि वो सारे क्रिश्चियन रिलीजन में सारे सबका क्रिश्चियंस का हेड होता है। जैसे मुस्लिम्स में आपको पता है खलीफा था, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में पोप था। तो इंग्लैंड में क्वीन और किंग पोप से कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं कि चर्च में अब कोई और हेड नहीं होगा, वी द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पर जितने भी चर्च होंगे हम लोग उसके हेड होंगे, एंड वी विल टेक डिसीजंस। इसी तरीके से स्पेन एंड इटली में भी क्या होगा कि चर्चमैन जो होते हैं वो एम्फेसाइज करते हैं गरीब लोगों के लिए या जो पुअर जनता होती है कि आप सिंपल लाइफ की करो और भगवान के लिए डिवोशन रखो एंड सर्विस करते रहो। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर भी आती हैं, और रिलीजन को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिलीजन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिलीजन का मतलब ये हो गया कि हमको एलैबोरेट रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है, हमको इंपॉर्टेंट ऐसे कोई प्रीस्ट की नीड नहीं है टू कनेक्ट विद गॉड। वी कैन कनेक्ट विद गॉड आवरसेल्व्स इफ़ वी आर डिवोटेड इनफ, एंड हम लोगों के अंदर फेथ है भगवान के लिए खुद से। इस तरीके से क्या होता है, स्पेन में इग्नेशियस लॉयला जो है, इग्नेशियस लॉयला एक सोसाइटी ऑफ जीसस बनाते हैं, उनका नाम बोलते हैं जेजुइट्स, है ना, सोसाइटी ऑफ जीसस। और इनका मिशन क्या होता है कि गरीब लोगों की हेल्प करना, लोगों को समझाना, अलग अलग कल्चर में क्रिश्चियनिटी की अच्छी बातें सिखाना और सिंपलर वे में रिलीजन को प्रमोट करना, ये सारे काम इनके होते हैं। फिर आप देखोगे कॉपरनिकन रेवोल्यूशन। कॉपरनिकन क्या है, कॉपरनिकस थे, आपको पता है, कॉपरनिकस ने बहुत पहले ही बोल दिया था रिलीजन को। जब क्रिश्चियनिटी की बात अगर करें, क्रिश्चियनिटी में एक थ्योरी थी कि अर्थ सेंटर पर है और सन इसके अराउंड है। ठीक है, सन इसके अराउंड घूमता है ना, अर्थ सेंटर पे। क्रिश्चियनिटी की ये बिलीफ थी। तो कॉपरनिकस ने इसको डिफाई किया कि इस तरीके की थ्योरी गलत है, जबकि मिडल में उसने कहा कि सेंटर में सन है और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, है ना, अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हुए। बट उसने ये वाली बात उस समय इसलिए नहीं रखी क्योंकि ही वॉज अफ्रेड कि जो चर्च है वो इस बात को सप्रेस कर देगा, एंड दे माइट गेट
एंग्री विद हिज कॉन्सेप्ट और उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं सोसाइटी से, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें क्या होती हैं, क्रिश्चियनिटी में था कि जो कोई भी अपोज करता है उसको वो लोग सोसाइटी से बॉयकॉट कर देते थे और सोसाइटी से हटा देते थे। तो इस तरीके की चीज़ें कोपरनिकस को लगा, तो उसने उस समय ये पॉइंट अपने नहीं रखे। बट उसके डेथ के बाद कई साल बाद क्या होता है कि जोहानस केपलर और गैलीलियो गैलीलाई ने अपनी बुक्स और राइटिंग्स के थ्रू बताया कि जो कोपरनिकस ने कई सौ साल पहले कहा था वो सारी चीज़ें सही थी। दैट सन इज़ एट द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो कोपरनिकस की बात थी वो सही थी। तो इन लोगों ने अपनी बात बताई। तो किसने बताया? जोहानस केपलर ने एंड गैलीलियो गैलीलाई ने उसकी बातों को प्रूफ कर दिया। अब आप देखिए ये सारी बातें यूरोप में 14th-15th सेंचुरीज़ में हो रही हैं और हमारे यहाँ इंडिया में ये बातें आर्यभट्ट ने ऑलरेडी प्रूफ कर दी थी आपकी 5th सेंचुरी के अराउंड। तो अब आप देखो हमारे इंडिया में ऑलरेडी चीज़ें एडवांस थी, बट ड्यू टू इन्वेजन, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, है ना, बाय फॉरेन इन्वेडर्स, कितनी सारी चीज़ें टाइम में खो गई और हम लोगों की जो नॉलेज थी वो भी टाइम में खो गई और बाकी लोगों ने उसको अडेप्ट करके अपना बना लिया। ठीक है, इस तरीके की आप चीज़ें देखते हो तो आपको रिलेट ज़रूर करना है सामने दूसरे पर्सपेक्टिव से और अपने जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें चल रही हैं। फिर आप देखोगे साइंस का रेवोल्यूशन आता है, आइजैक न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बताते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं कि हाँ साइंस जो बता रहा है वो सही है और जो चर्च ने बताया था दैट वाज मेड अप एंड नॉट फैक्चुअल। कोई भी चीज़ उसको वेरीफाई करने के लिए चर्च के पास नहीं थी। फिर आप देखोगे कि रीडिंग इन द यूनिवर्स। अब आप इसमें देखोगे रीडिंग द यूनिवर्स में ये होगा कि अब यहाँ पर ये लोग साइंटिफिक बातें करते हैं। तो यहाँ पर वी विल सी कि साइंस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा एंड पीपल विल गेट टू नो दैट व्हाट चर्च वाज सेइंग वाज नॉट राइट और वो चीज़ें अब फैक्चुअल नहीं है। और साइंस जो चीज़ें फैक्चुअल डेटा में प्रेजेंट कर रहा है, लोग धीरे धीरे जो नॉन बिलीवर्स थे वो भी बिलीव करने लगेंगे कि हाँ जो चर्च ने कहा दैट वाज नॉट राइट और जो साइंस कह रहा है कि दिस इज़ विद प्रूफ। तो गॉड उनको धीरे धीरे रिप्लेस करने लगेगा, नेचर की गॉड ने बनाई चीज़ें और नेचर इज़ द सोर्स ऑफ क्रिएशन। गॉड को वो लोग रिप्लेस करके नेचर को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा शुरू करेंगे, क्योंकि बिकॉज दे बिलीव कि साइंस की वजह से ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। तो नाउ गॉड विल नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट एज नेचर। इस तरीके के सारे आइडियाज़ वहाँ पर होंगे। फिर आपकी सोसाइटीज़ डेवलप होंगी, एकेडमीज़ डेवलप होंगी साइंटिफिक, जैसे पेरिस एकेडमी है ना, इस्टेब्लिश इन 1670, रॉयल सोसाइटी इन लंदन फॉर द प्रमोशन ऑफ नेचुरल नॉलेज। नेचुरल नॉलेज का मतलब यही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। जो थ्योरीज डेवलप्ड थी उन सब पे डिस्कशन होगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं और क्या उनका फैक्चुअल इंपॉर्टेंस है, क्या उनका फैक्चुअल डेटा है। फिर आप देखोगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसा इन दी 14th सेंचुरी। अब रेनेसा को अगर हम बात करें तो ये एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का पीरियड था, बट आप देखोगे कि इसमें बोला गया कि मिडिल एजेस में डार्क एजेस थी, इट वाज अ ग्लूमी पीरियड बिकॉज साइंस वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। चर्च ने कहा कि रिलीजन इम्पॉर्टेंट है, तो चर्च हैड टेकन ओवर ऑल ओवर द सोशल लाइफ ऑफ पर्सन। बट ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई चीज़ें नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि सडन रेनेसा नहीं होता है, धीरे धीरे वहाँ पर भी चीज़ें डेवलप हो रही थी 12th एंड 13th सेंचुरीज़ में और 9th सेंचुरी फ्रांस में भी, कि कुछ चीज़ें ऐसे धीरे धीरे आ रही थी लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक फॉर्म में, जो एक 14th 15th सेंचुरी में आकर फाइनल रेनेसा का फॉर्म लेती हैं। तो अगर ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एक डार्क पीरियड था, डार्क ग्लूमी एज थी, नहीं, एक टाइम पीरियड चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम अ ग्लूमी पीरियड, फ्रॉम अ पीरियड विच लैक्ड नॉलेज अबाउट साइंटिफिक डेटा, विच लैक्ड नॉलेज अबाउट नेचुरल साइंसेज, टू पीरियड ऑफ रेनेसा। धीरे धीरे एक ग्रेजुअल आप देखते हो चेंज हो रहा था। जैसे अगर ये ग्राफ एक बनाया जाए तो आप देखोगे ये सडन नहीं था ऐसे, ये आप अगर ग्राफ पे देखोगे तो ये ऐसे गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर इसने जो है चीज़ों को चेंज किया कि स्टार्टिंग में आप धीरे चीज़ें देख रहे थे कि
कैसे लिटरेरी एंड साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है फ्रांस में अर्ली 19th सेंचुरी में। फिर आप देखते हो 13th सेंचुरी तक आते आते कुछ चीज़ें आ रही हैं, साइंस की लोग बातें कर रहे हैं। फिर एट दी टॉप ऑफ 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी में रेनेसां फाइनल फॉर्म में आता है और मैक्सिमम जगह पर वो चीज़ ओवरटेक करता है। इस तरीके की आप बातें कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे कि द कल्चरल चेंजेस इन द यूरोप एट दिस टाइम वर नॉट शेप्ड ओनली बाय द क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोमन एंड ग्रीक, है ना। यहाँ पर चीज़ें सिर्फ इसी सिविलाइजेशन से नहीं मिली। आप देखो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एशिया में कई सारे डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे। मैंने आपको बताया कि एशिया में इंडिया और चाइना ऑलरेडी अहेड थे यूरोप से कई सारी चीज़ों में। तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी चीज़ों से सीख कर यूरोप में भी कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। तो नई टेक्निक्स ऑफ नेविगेशन बनती हैं। तो जब टेक्निक्स ऑफ नेविगेशन बनेंगी तो वन रीजन विल बी कनेक्टेड विद अनदर रीजन, और जब ये रीजन कनेक्ट होगा तो ये रीजन यहाँ पे जाएगा तो इट विल लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस रीजन, और वापस जब जाएगा तो इन चीज़ों को अप्लाई करेगा और वहाँ पर नई चीज़ों का और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से एक इंटरचेंजेबल नॉलेज का ट्रेडिशन चल रहा था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि वी कैनॉट एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू रेनेसां के टाइम पीरियड में रोमन और क्लासिकल ग्रीक से, बट जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में चीज़ें चल रही थी उनकी वजह से भी चीज़ें डेवलप हुई। सिर्फ रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन को समझ लेने से, उनके आर्किटेक्चर को, उनके लिटरेचर को पढ़ लेने से सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी यूरोप में। बट जो यूरोप में 13th 14th 15th सेंचुरी में कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके साथ जो ट्रेड लिंक के थ्रू चीज़ें आई, उस नॉलेज से भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। और यूरोपियंस को सिर्फ ग्रीक एंड रोमन से नहीं सीखने को मिला, बट इंडिया से मिला, अरेबिया से मिला, ईरान से मिला, सेंट्रल एशिया एंड चाइना, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ ने अलग अलग टाइम पर अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी। जैसे आप देखते हो कि इंडिया से न्यूमरल्स सीख कर अरेबिक ट्रेडर्स गए और उन्होंने सिखाया यूरोपियंस को। फिर चाइना से इन्होंने प्रिंटिंग का टेक्निक सीखी और प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट किया। तो आप देख रहे हो कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से कैसे इन्होंने सीख कर अपने आप पर अप्लाई किया। और आप ये देखो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है कि चीज़ें सेपरेट होने लगेंगी। सेपरेट का मतलब यहाँ पर कि लोगों के लिए आप पब्लिक और प्राइवेट दो चीज़ हो जाएंगी, कि एक पब्लिक लाइफ हो जाएगी और एक हो जाएगी प्राइवेट लाइफ। कि हाँ, पब्लिक लाइफ में हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं और हम उनको पब्लिक लाइफ में कंटिन्यू करते हैं, ट्रेड करना, लोगों से इंटरेक्शन करना, किस तरीके का बिहेवियर है। फिर हम प्राइवेट लाइफ में जो चीज़ें करते हैं कि हम कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्या चीज़ खाना खाते हैं, किस तरीके के हम कंज्यूम करते हैं, क्या ट्रेड है, क्या हमारा तरीका है चीज़ों को करने का। तो एक फैमिली और पर्सनल वाला चीज़ें हो जाएंगी तो वो प्राइवेट लाइफ में आ जाएगा। एक आपका ट्रेडिंग हो गया, आपका इंटरेक्शन हो गया, आपका लर्निंग हो गई, ये सारी आपकी पब्लिक लाइफ में आ जाएगी। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि जो आर्टिस्ट होगा इस टाइम पीरियड में, मैंने आपको पहले भी बताया, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगा, कि हर आर्टिस्ट इज़ नोन इंडिविजुअली, कि ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा पेंटर है, ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा स्कल्पचर करता है, ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है। और कोई ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट नहीं रहेगा जिसको कहते थे गिल्ड। तो गिल्ड्स नहीं रहेंगी। क्यों गिल्ड्स नहीं रहेंगी? तो इसीलिए लोग इंडिविजुअल हो जाएंगे और इंडिविजुअली उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, ज़्यादा वो फेमस होंगे। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ पर यूरोप में एक और चीज़ स्टार्ट होती है कि पॉलिटिकल राइट्स की बात करी जाती है कि सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, पॉलिटिकल, है ना। ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है क्योंकि ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। अब जो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है वो ह्यूमनिस्ट है, और ह्यूमनिस्ट में क्या था कि ह्यूमन वॉज द सेंटर पॉइंट। जो ह्यूमन होगा वो सेंटर होगा, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर यूरोप में इस टाइम पर यू विल फाइंड कि जैसे ये यूरोप का बड़ा सा पोर्शन है, ठीक, इसमें अब यहाँ पर सेंस ऑफ डिवीजन आने लगेगा। क्यों? ये रीजन है, इसकी अलग लैंग्वेज है, ये रीजन है, इसकी अलग लैंग्वेज है, ये इसकी अलग लैंग्वेज है और इसका कुछ और है। तो हर तरीके से क्या होगा, डिवीजन ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा, एक सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनेगा लोगों में बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कि यहाँ पर अगर जर्मन बोली जा रही है तो ये लोग जर्मन आइडेंटिटी को अपना लेंगे, यहाँ पर पोलिश बोली जा रही है, यहाँ पर डच बोली जा रही है, यहाँ इंग्लिश बोली जा रही है, यहाँ स्कॉटिश। तो उस बेसिस पर डिविजन्स क्रिएट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि पीपल विल कनेक्ट विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। साथ ही साथ जो एक पहले कल्चर था कि लैटिन लैंग्वेज, लैटिन एक क्लासिकल लैंग्वेज थी, आपको पता है लैटिन का, मैंने बताया आपको क्लासिकल लैंग्वेज थी जो इन सब रीजन्स को होल्ड करके रखती थी,
अब उसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर सेपरेट लैंग्वेजेस डेवलप हो रही हैं हर रीजन की, एंड दैट रीजन इज नोन बाय, या फिर दैट रीजन इज सेपरेटेड बाय द लैंग्वेज दैट स्पीक। तो वहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलेंगे उस बेसिस पर उसका डिवीजन हो जाएगा, और लैटिन लैंग्वेज का होल्ड वहाँ पर वीक हो जाएगा धीरे धीरे, जिससे चर्च का इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगा और लोग अपने आप को सेपरेट कर लेंगे, एक सेपरेट आइडेंटिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, विच वी विल सी इन द लेटर सेंचुरीज एज फॉर्म इन डिफरेंट नेशंस। कि एक जर्मनी है, एक आपका यूरोप में इंग्लैंड है, एक आयरलैंड है, एक स्कॉटलैंड है, इस तरीके की सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही है। जो पहले एक कॉमन था, एक यूनाइटेड रीजन था, वो अब धीरे धीरे फ्रैगमेंटेड पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि लोगों ने अपने आप एक डेवलप कर लिया है आइडेंटिटी को। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। दिस वाज द लास्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब हम लोग इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका पॉलिटिकल साइंस में। थैंक यू।